हेलो, हो गया। हाँ बच्चा, आप तो सुन रहा है ना? आवाज आ रही है? यस यस सर। सर। यस सर। बेटा, अपने यहाँ इंडिया में सब कुछ बंद करके वापस चालू करने से सब कुछ सही हो जाता है। मैंने वही किया। मीटिंग यस सर। वापस चालू की, मैं आ गया। चलिए चलिए, ठीक है। ये बच्चे तुम लोग कहाँ छोड़कर चले जाते हो? मैं बाहर जाता हूं तो। बच्चों, यहां पर म्यू जो है, दिस इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विद रेस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम। बच्चों, ये जरूरी नहीं है ना ऊपर हमेशा एयर हो सकता है यहां कोई दूसरा मीडियम होता, यहां कोई दूसरा मीडियम होता, तब काम आता है। अगर ऊपर एयर है तो फिर हम सीधे सीधे म्यू वाटर का या ग्लास का ले लेंगे, जो भी मीडियम होगा। क्योंकि ना एयर के रेस्पेक्ट में रिलेटिव नहीं निकालते, रिलेटिव तब निकालते जब एक पानी हो दूसरा ग्लास हो। जैसे मान लो मैं आपसे यूं कहूं, सुनो, ये ग्लास है, ये ग्लास है बेटा, ग्लास कांच, नीचे इसके ऊपर पानी है और यहां पानी है। अब हम लोग यहां पर स्नेक स्लो लगा रहे हैं ऐसे, ये आई हो गया, ये आर हो गया। ऊपर पानी है, नीचे ग्लास है, ये आई है, ये आर है। बच्चों, यहां पर अब स्नेक स्लो जब लगाएंगे तो म्यू आएगा साइन आई अपॉन साइन आर, है ना? म्यू क्या होता है बेटा? साइन आई अपॉन साइन आर। अब यहां म्यू कौन सा लोगा? ग्लास का लोगे, पानी का लोगे? बताओ। सर जी ग्लास का। गलत। ऊपर यहां क्या लिखा है? सेकेंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम। ताज्जुब की बात है, मैंने ऊपर लिख दिया म्यू कौन सा लेना है, फिर भी गलत बोल रहे हो बेटा, बहुत ताज्जुब की बात है। ऊपर क्या लिखा है मैंने? ऊपर क्या लिखा है? इसको हिंदी में बोलते हैं दूसरे माध्यम का पहले माध्यम के सापेक्ष अपवर्तनांक। दूसरा माध्यम कौन है? वाटर। दूसरा माध्यम वाटर हो गया। अरे आंखों से भी नहीं दिखता क्या? ग्लास है दूसरा। ग्लास है। बड़े ताज्जुब की बात है। तो आपको ग्लास का वाटर के सापेक्ष लेना है। म्यू क्या लेना है? यहां म्यू लेना है ग्लास का वाटर के सापेक्ष। अरे थोड़ी देर पहले तो निकाला था, ग्लास का वाटर के सापेक्ष 9/8 आया था। अभी तो लिखा था थोड़ी देर पहले। तो बच्चों यहां पर म्यू ना तो 3/2 लोगे, ना 4/2 लोगे, या 9/8 आएगा। तो बच्चों, जब एयर से, हवा से किसी दूसरे मीडियम में जा रही है ना लाइट, तो आपको टेंशन नहीं लेना। मान लो ये एयर है और ये पानी है, मान लो। तो अगर हवा से पानी में जा रहा है तो म्यू सीधा सीधा 4/3 ले लो, क्योंकि एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 होता है। लेकिन बेटा एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रहा है तो रिलेटिव लेना है, ये ध्यान रखना। अच्छा, एक आपकी तकलीफ खत्म करता हूं, रुको। आप ना स्नेल्स लॉ को दूसरे तरीके से याद रखो। रुको रुको रुको, बहुत शानदार चीज बताता हूं। रुको, करेक्ट खत्म। आप लोग स्नेल्स लॉ को इस तरह से याद रखो। देखो बेटा, ये बाउंड्री है, यहां पर पहला मीडियम है और मान लो ये दूसरा मीडियम है। ढंग से सुनना, बहुत शानदार चीज है। लाइट इधर आई, इधर गई, खत्म। ये आई हो गया, ये एंगल आर हो गया। अब सुनो, अगर इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 है और इसका μ2 है, आप है ना स्नेल्स लॉ को ऐसे याद रखो, ये बहुत आपको हेल्प करेगा।
स्नेल्स लॉ को ऐसे याद रखने की जगह ऐसे याद रखो, मजा आएगा। इसमें रिलेटिव का झंझट ही खत्म हो गया। अब आपको कोई रिलेटिव नहीं लगाना, सीधे सीधे पहले जिस माध्यम में जिस मीडियम से आ रहा है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और उसके अंदर जो एंगल है वो, फिर जिस मीडियम में जा रहा है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और उस मीडियम में जो एंगल है उसका, खत्म बस। μ1 sin i इज इक्वल टू μ2 sin r। इसमें आपको रिलेटिव निकालने का झंझट ही खत्म हो जाएगा। जैसे अब हम इस फार्मूले से इसको करते हैं, देखो बच्चों, इस फार्मूले से अब आपके लिए इजी मैंने बता दिया है, आपके लिए बनाया है। बच्चों लाइट कहां से आ रही है? पहला मीडियम कौन है? वाटर है। वाटर। इसका म्यू कितना होता है पानी का? μ1 कितना होता है? 4/3 इनटू sin i। μ1 sin i इज इक्वल टू, दूसरे मीडियम में किसमें जा रहा है? ग्लास में। ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होता है? 3/2। तो बच्चों यहाँ पर sin i अपॉन sin r अगर हमें निकालना है तो तिरछा गुणा कर दो, sin r को नीचे ले आओ, 3 को ऊपर ले जाओ, 4 को नीचे ले जाओ, तो ये आ गया 9/8। और बच्चा मैंने जो पहले लिखा था उसमें भी म्यू 9/8 ही आया था ना। तो ये मेथड इजी है, इसमें रिलेटिव सापेक्ष निकालने का झंझट ही खत्म। बेटा आकाश, ये जो तुमने कहा है ना मार्स मिशन में ये हुआ था, बेटा वो तो सिर्फ है ना पिक्चर में, मूवी में तड़का लगाने के लिए अपन लोगों को दिखाया जाता है। ओरिजिनल में ऐसा कुछ नहीं हुआ होगा कि उसने पूरे सिस्टम को बंद कर दिया होगा तापसी पन्नू की तरह किसी ने और फिर दोबारा चालू कर दिया होगा। ये सिर्फ अपन को है ना तड़का लगाकर पिक्चर दिखाई जाती है, ओरिजिनल में ऐसा कुछ नहीं होता। हाँ लेकिन इतना जरूर है, अपने यहाँ पर बंद करके चालू करने से समस्याएं खत्म हो जाती हैं, ये है। तो बच्चों प्लीज आप स्नेल्स लॉ को ऐसे याद करो ही मत, आप ऐसे याद करो, मजा आ जाएगा। चलो बच्चों अब कुछ आगे बढ़ते हैं, यहां से सफाई करते हैं। बच्चों अगर हमारे पास बहुत सारे पैरेलल इंटरफेस है, कहीं कहीं थोड़ी सी हिंदी में प्रॉब्लम आएगी। पैरेलल इंटरफेस का मतलब होता है बहुत सारे समांतर ऐसे तल है, अलग अलग माध्यम को विभाजित कर रहे हैं। ये मान लो एयर है, फिर ये कोई पहला मीडियम है, ये कोई दूसरा मीडियम है, फिर वापस हवा आ गई। तो बच्चों ये जो सरफेस है ये एयर को किसी पहले मीडियम से अलग कर रहा है, फिर ये दूसरा सरफेस है ये μ1 को μ2 से अलग कर रहा है, तीसरा सरफेस है μ2 को फिर एयर से, ऊपर एयर है नीचे एयर है। बच्चों अगर ऐसे पैरेलल इंटरफेस हमें दिए जाए, बेटा इंटरफेस की हिंदी नहीं आ रही मुझे इस समय, आप लोग बता सकते हैं तो बताओ क्या होगी? सर आंतरिक पृष्ठ बोलेंगे क्या? क्या बेटा फिर से बोलो। सर अंत्यावस्था बोलते हैं क्या? आंतरिक पृष्ठ सर। आंतरिक पृष्ठ बोल लो, कुछ भी बोल लो यार, इंटरफेस ही बोल लो ना, इतनी सी इंग्लिश में क्या लिखा है। बच्चों यहां से अगर कोई लाइट आ रही है, हो सकता है पहले मीडियम के बाद ये नॉर्मल से दूर भी जा सकती है, जरूरी नहीं हमेशा पास आए। फिर दूसरे मीडियम के बाद जब μ2 में जाएगा हो सकता है फिर नॉर्मल के पास आ जाए, कुछ भी कर लो, लेकिन इतना जरूर है लास्ट में जब लाइट बाहर निकलेगी ना बिल्कुल अंत में, तो वो बिल्कुल पहले वाली रे के एकदम पैरेलल निकलेगी।
बच्चों ये कोई कैलकुलेशन नहीं है, बस ये समझना है। अगर फर्स्ट मीडियम और लास्ट मीडियम सेम है, सुनना, अगर पहला माध्यम और अंतिम माध्यम सेम है, ये सेम होना जरूरी है, तो बीच में लाइट कहीं भी चले जाए, नॉर्मल के पास, नॉर्मल से दूर, इधर उधर इधर उधर कहीं भी चली जाए, लेकिन लास्ट में जब लाइट बाहर निकलेगी तो वो बिल्कुल पहले वाली रे के एकदम समांतर होगी, पैरेलल होगी। इसको हम प्रूव कर सकते हैं। इसको हम प्रूव कर सकते हैं, है ना, लेकिन अभी करना नहीं है, याद रखना है बच्चों। मैं फिर बोल दूं, बीच में कोई भी मीडियम डाल दो, हवा, पानी, ग्लास, कुछ भी डाल दो, लेकिन फर्स्ट मीडियम और लास्ट मीडियम अगर सेम है तो अंतिम किरण, लास्ट जो रे होगी, फाइनल इमर्जेंट रे, वो इंसिडेंट रे के पैरेलल होगी। ये लिख लेना शब्दों में, निर्गत किरण आपतित किरण के समांतर होगी यदि प्रथम माध्यम और अंतिम माध्यम सेम है। निर्गत किरण, बाहर निकलने वाली को निर्गत बोलते हैं और उसको आपतित बोलते हैं। बीच में कोई भी मीडियम ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। चलो आगे, क्या लिखा है ये? क्या लिखा है बच्चा? apparent depth। बच्चों कभी गिलास में पानी भरकर ऊपर से ऐसे देखना, एक गिलास ले लो, गिलास में पानी भर लो और उसको ऊपर से देखना, तो आपको है ना वो गिलास का जो तली है, तल, बेस, वो थोड़ा उठा हुआ दिखाई देगा। कभी महसूस किया है इस बात को? Yes, sir. हाँ, यस सर। तो हमें वो जो गहराई दिखाई देती है वो असल में नहीं होती, वो आभासी गहराई होती है, अपरेंट डेप्थ होती है। क्या होती है? अपरेंट डेप्थ, आभासी गहराई होती है, वास्तविक गहराई अलग होती है। तो मैं आपको दिखाता हूं, जैसे मान लो ये कोई बर्तन है, ये कोई कंटेनर है, ठीक है, इस कंटेनर में यहां तक पानी भर दिया और नीचे कोई सिक्का पड़ा है, मान लो कॉइन पड़ा है, कॉइन, ये कोई सिक्का पड़ा है, तो बच्चों इसके बॉटम पर जो सिक्का पड़ा होगा, अगर आप इसको यहां से देख रहे हो, ये हमारी आंख है, अगर आप ऊपर से देख रहे हो तो आपको सिक्का यहां दिखाई देगा। तो बच्चों ये जो गहराई हुई ना, ये वाली, ये आभासी गहराई है, अपरेंट डेप्थ, और ये जो है ये एक्चुअल हाइट है। तो बच्चों आभासी गहराई जो होती है, अपरेंट, ए डबल पी लिख रहा हूं, ये होता है वास्तविक हाइट डिवाइडेड बाय म्यू। फार्मूला याद करना है। यदि किसी पात्र की ओरिजिनल डेप्थ, एक्चुअल डेप्थ h है, तो पानी भरने के बाद और ऊपर से देखने पर हमें जो गहराई दिखाई देगी, हमें जो डेप्थ दिखाई देगी, वो h बाई म्यू होगा। म्यू क्या है? पानी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है बच्चा, ये बात समझ में आएगी? यस सर। बच्चों जब हम हवा से पानी में देखते हैं, हवा से, हम हवा में, एयर में, और हम पानी के अंदर देख रहे हैं, तो चीजें पास दिखाई देती हैं।
हम हवा में हैं और हम पानी के अंदर देख रहे हैं तो चीजें पास दिखाई दे रही है, लेकिन उल्टा कर लो, आप पानी में चले जाओ और हवा में देखो तो आपको चीजें दूर दिखाई देंगी। कभी मौका मिले आपको पानी में जाने का, स्विमिंग पूल में या समुद्र में कहीं घूमने जाओ, वहां पर तो पानी के अंदर जाकर बाहर की चीजें देखने की कोशिश करना, चीजें दूर दिखाई देगी। जैसे मान लो ये वाटर है और हम यहां से देख रहे हैं बेटा, ये हमारी आई है आंख, और मान लो यहां कोई पक्षी उड़ रहा है, पक्षी, बर्ड, और इसकी वास्तविक ऊंचाई h है, तो बच्चों आपको पक्षी और भी ज्यादा ऊपर दिखाई देगा, ये अपरेंट हाइट होगी। और बच्चों अपरेंट हाइट जो होती है वो एक्चुअल हाइट का म्यू टाइम्स होता है। यहां म्यू से भाग दिया था, वहां म्यू से गुणा किया है, ध्यान रखना। जब हम एयर में से पानी में दिखते हैं तो चीजें पास दिखती है, इसलिए म्यू से डिवाइड करते हैं, भाग देते हैं। लेकिन जब हम पानी में से हवा में देखेंगे तो चीजें दूर दिखाई देंगी, इसलिए म्यू से मल्टीप्लाई हो जाएगा, म्यू से गुणा हो जाएगा। ओके भैया। सर ऐसा वो उसमें होता ना एरोप्लेन में, अच्छा, एरोप्लेन सर वो अपने वास्तविक मतलब ऊंचाई से थोड़ा ऊपर दिखाई देता है ना, क्योंकि तो पानी में से थोड़ी ना देखता, तो हवा में देखो, हवा से हवा में देखोगे तो कुछ नहीं होगा। तो सर नीचे डेंसिटी अधिक होगा ना, क्या बेटा? नीचे घनत्व तो अधिक होगा वायु का। अच्छा, उसकी वजह से कह रहा है, तो हाँ तू कह सकता है। नहीं बेटा, उल्टा है, उल्टा है। जमीन के पास, जमीन गर्म होने से उल्टा वायु का घनत्व तो कम होता है और ऊपर ज्यादा होता है। ऊपर ठंडी होती है ना हवा थोड़ी, तो डेंसिटी ज्यादा होती है। लेकिन हाँ, ऊंचाई का फर्क देखे तो नीचे डेंसिटी ज्यादा होगी, क्योंकि ऊपर से वजन पड़ता है, प्रेशर ज्यादा होता है, तो एयर की डेंसिटी नीचे ज्यादा होगी। तो बहुत सारे फैक्टर होते हैं, कारक होते हैं। अगर हम टेम्परेचर के हिसाब से देखें तो नीचे डेंसिटी कम होती है, ऊपर ज्यादा होती है। लेकिन वजन के हिसाब से देखें तो नीचे डेंसिटी ज्यादा होती है और ऊपर कम होती है। समझ गए? तो अभी बेटा हम निर्णय नहीं ले पाएंगे वो किस वजह से पूछ रहा है। तो अभी हमें ना सेम मीडियम को छोड़ देना है। हवा से हवा में देखोगे तो ऊंचाई और गहराई में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आपका माध्यम चेंज होना चाहिए। हवा से पानी में देखोगे तो चीजें पास दिखाई देंगी, और पानी से हवा में देखोगे तो चीजें दूर दिखाई देंगी। तो मीडियम चेंज होना जरूरी है। ओके सर। बात समझ में आई बच्चा? हाँ सर। Yes, sir. हाँ, ध्यान रखना, मीडियम दो अलग अलग होंगे तभी ये म्यू से डिवाइड होगा या म्यू से मल्टीप्लाई होगा। सेम मीडियम में हमें उतना ही दूर दिखाई देता है जितना दूर वास्तव में होता है। सेम मीडियम में चेंज नहीं आता। चलो अब इसका क्वेश्चन करो आप। सर यहाँ पे म्यू किसका लेंगे? म्यू तो पानी का है तो 4/3 लेंगे ना बेटा। म्यू केवल एक अब मीडियम इसका का सर एयर है, का लेंगे। एयर है ना, विद रिस्पेक्ट टू एयर लेना है। ओके सर। बच्चों एक बर्तन है, इस बर्तन की हाइट है ना 21 सेंटीमीटर है, और इसमें आधा पानी मैंने भर दिया h/2। इतना पानी मैंने भर दिया। पानी का म्यू तो हम जानते हैं 4/3 होता है। अब आपको बर्तन की कुल ऊंचाई कितनी दिखाई देगी ये बताओ। आप यहां से देख रहे हो, यहां से आप देख रहे हो तो आपको बर्तन की कुल गहराई कितनी दिखाई देगी? टोटल बर्तन कितना दिखाई देगा आपको ये बताओ।
बेटा जो ऊपर का आधा खाली है ना 10.5, वो तो 10.5 ही दिखेगा क्योंकि तुम हवा से हवा में देख रहे हो, लेकिन जो नीचे का 10.5 है वो 10.5 नहीं दिखेगा, वो 7.87 दिखेगा। वो कम दिखेगा, म्यू से डिवाइड करना पड़ेगा। तो बर्तन की कुल गहराई जो हमें दिखाई देगी, हमें जो बर्तन की गहराई दिखाई देगी वो ऊपर का आधा तो हमें सेम दिखेगा। ये कितना है 10.5, 10.5, लेकिन जो नीचे का 10.5 है वो 10.5 नहीं, डिवाइडेड बाय म्यू दिखाई देगा 4/3। अब इसको कैलकुलेट करके बताओ कितना आ रहा है। जोड़ो, इन दोनों को जोड़कर बताओ कितना आ रहा है। बच्चों कैसे करोगे, तुमसे तो जोड़ बाकी नहीं होता। 1 + 3/4, 1 + 3/4 कितना होगा 7/4, तो 10.5 20/2 गुणा 7/4, सर 18.3 आ रहे हैं। 18.33। ठीक है, इतना ही बहुत है, धन्यवाद। 18.3 सेंटीमीटर, इतना ही बहुत है बेटा हमारे लिए, है ना। पहले बताओ क्वेश्चन समझ में आया नहीं आया। बच्चों ऊपर का आधा खाली था, वो तो हमें आधा ही दिखाई देगा, सेम मीडियम है, लेकिन नीचे का आधा जो है 10.5, वो 10.5 दिखाई नहीं देगा, कम दिखाई देगा, उसको म्यू से भाग देना है, फिर दोनों को जोड़ना है। हाँ 7.8 आप लोगों ने लिखा है ना बेटा, वो सिर्फ नीचे वाला लिख दिया, कुल ऊंचाई में ऊपर वाला खाली भी तो दिखाई देगा ना, वो ऐड नहीं किया आपने, तो उसको ऐड कर दो। नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी है, इतना सीधा नहीं है, बताओ बच्चों इस बर्तन में कितना पानी भरूं, इसी बर्तन में पहले आधा भरा था वो हटा दो। एक बर्तन की कुल ऊंचाई है 21 सेंटीमीटर, टोटल हाइट है 21 सेंटीमीटर, इसमें कितना पानी भरना चाहिए ताकि आधा खाली और आधा भरा दिखाई दे। ये मेरा फेवरेट क्वेश्चन है, हमेशा कराता हूं, हर बच्चे को कराता हूं। बच्चों बर्तन की कुल ऊंचाई है 21 सेंटीमीटर, तो आपको बताना है पानी कितना भरूं, ये स्मॉल h, ताकि जितना आधा खाली दिखाई दे आधा भरा दिखाई दे। आधा खाली और आधा भरा हुआ दिखाई देना चाहिए, तो h की वैल्यू बताओ। थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है, इतना आसान भी नहीं है। हमेशा कराता हूं। आधा भरा हुआ और आधा खाली दिखाई देना चाहिए। जतिंदर ये आंसर गलत है। बच्चों आज आपकी तीसरी क्लास नहीं है, सर लोग बाहर गए, दोनों ही सर बाहर चले गए, वरना मैं दूसरी क्लास लगा देता, तो दोनों साथ में चले गए बाहर, कोटा से बाहर चले गए, तो वो अवेलेबल नहीं है। सुन लिया? ओ भैया सुन लिया?
Yes, sir. Yes, sir. कि आप एंजॉय करो, एंजॉय नहीं, पढ़ाई करो, पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई। मैं बताऊं, मैं बताऊं? Yes, sir. कोई तो बताओ। 7.8 गलत है, 9.1 गलत है, 14 भी गलत है। अच्छा तुम एक बात बताओ। सर आप बता अरे दीजिए। वाह, आकाश तेरा सही है भैया। आकाश के नंबर 165 ऐसे ही नहीं आए। 12 सेंटीमीटर आएगा बेटा, 12। हमारा 12 सेंटीमीटर आएगा। मैं बताता हूँ सॉल्यूशन। सुनो इसका सॉल्यूशन। बच्चों अगर 12 भरूंगा तो दिखाई कितना देगा? म्यू से डिवाइड करके बताओ। चलो 12 को म्यू से डिवाइड करो और बताओ कितना दिखाई देगा। 15.75। ओए 12 को म्यू से भाग देना है 15.75। कौन सी गणित लगा रहा है भाई? No. नो 12 को म्यू से डिवाइड करना है यार। 12 म्यू होता है 4/3, तो 9 आएगा। बच्चों आप अगर 12 भरोगे तो आपको 9 दिखाई देगा। अच्छा 21 में से 12 घटा दो, खाली कितना दिखाई देगा? No. 9। यानी कि आपको 9 खाली दिख रहा है और भरा हुआ भी 9 दिख रहा है, तो ऐसा ही बोलोगे ना, आधा खाली दिख रहा है आधा भरा दिख रहा है। Yes, sir. ये है आंसर। देख कितना ट्रिकी क्वेश्चन था। और तुम्हारे मन में आंसर कैलकुलेट कैसे करें? है ना? अब आप लोगों के मन में ये भी तो आना चाहिए कि सर आपने आंसर से तो समझा दिया 12, लेकिन 12 आएगा कैसे? Yes. सर मैं भी वही सोच रहा हूँ आज की डेट में। हाँ कैसे आया समझ सर मैं भी वही सोच रहा हूँ आज की डेट में। बताइए। देखो मैं बता दूं, रुको। अच्छा ये तो समझ में आ गया ना, 12 भरने के बाद 9 दिखाई दे रहा है। 9 खाली 9 भरा। हाँ। अब देखो Yes, sir. इसको ऐसे करना है, 12 लाना कैसे बताता हूं बच्चों। अगर मैं पानी को h भर दूं तो मुझे खाली कितना दिखाई देगा? 21 माइनस h। Yes, Yes. sir. Yes, sir. Yes, sir. और, Yes, और, sir. और मुझे भरा कितना दिखाई देगा? ये दिखाई देगा h बाई म्यू। Yes, sir. 21 माइनस h खाली दिख रहा है और h बाई म्यू भरा दिख रहा है। आधा आधे का मतलब होता है जितना ये है उतना ये है, इन दोनों को बराबर कर दो। अरे आधे का मतलब बराबर होता है ना, इससे h आ जाएगा 12। तो बच्चों कभी कभी दिमाग की एक्सरसाइज भी कर लेनी चाहिए, है ना? 21 का उल्टा, ये किसका दिमाग चला? बच्चा कह रहा है 21 सेंटीमीटर को तो उल्टा कर दो, 12 सेंटीमीटर आंसर आ गया। उसमें कैसे क्या क्या सोचते रहते हो तुम? है सर एक्सरसाइज तो नहीं, दही जरूर हो गया दिमाग का। क्या कह रहा है? सर दिमाग का एक्सरसाइज तो नहीं, लेकिन दही जरूर हो गया। दही हो गया। बेटा एक बात बताऊं, ये दही करना बहुत जरूरी है, वरना सिलेक्शन नहीं होगा। सही बता रहा हूँ, ये बहुत जरूरी है बेटा। दिमाग पर जोर नहीं पड़ेगा ना तब तक क्वेश्चन नहीं होने वाला। थोड़ा बहुत जोर पड़ना चाहिए। देखो मैं सारे क्वेश्चन के बाद एक क्वेश्चन ऐसा कराता हूं जहां दिमाग का एकदम दही हो जाए, तो दही बनाना बहुत जरूरी है। और करना है बोलो। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. बच्चों एक पक्षी है और एक मछली है। ये पक्षी है और पानी के अंदर मछली है। मछली बनाता हूं, देखो मुझे आती तो नहीं मछली बनाना, बन गई। अब सुनना बच्चों, पक्षी ने मछली को देखा तो उसे मछली D1 दूरी पर दिखाई दी। पक्षी से मछली D1 दूरी पर दिखाई दी। सुन लिया? Yes. पक्षी को ऊपर देखा तो उसे पक्षी D2 दूरी पर दिखाई दिया। पहले वाला D1 था, ये D2 है।
क्वेश्चन एक बार फिर सुन लो। पक्षी ने मछली को देखा तो उसे मछली D1 दूरी पर दिखाई दी। मछली ने पक्षी को देखा, बर्ड को, तो उसे पक्षी D2 दूरी पर दिखाई दिया। तो आपको बताना है D1 और D2 के पदों में, टर्म्स में इस पानी का म्यू कितना होगा। ये मत बोला 4/3 हो रहा है, 4/3 तो हमें भी पता है, हमें D1 और D2 की टर्म्स में निकालना है। बच्चों मेरे पास बहुत शानदार शानदार क्वेश्चंस का पिटारा है, बस आप लोगों को मुझे पॉजिटिव रेस्पॉन्स चाहिए, पॉजिटिव रेस्पॉन्स। बस सीखते रहो नई नई चीजें, जोश में रहो, जोश ठंडा मत करो। क्या लिखा है आरती? क्वेश्चन हो करा रहा हूँ, सब बढ़िया है, बच्चे बसता ही बसता है। एच मैंने कहा दिया है, एच क्यों ला रहे हो आंसर में? एच तो कुछ दिया ही नहीं मैंने। बेटा प्रियंका एच क्या है? एच मैंने कुछ दिया ही नहीं, मैंने D1 D2 दिया है बस। देखो बच्चों ये मान लो पक्षी जो है वो सतह से H1 दूरी पर है और मछली पानी की सतह से H2 दूरी पर है। ढंग से सुनना, ये H1 और ये H2 है वास्तविक, ओरिजिनल। बेटा पक्षी ने जब मछली को देखा, ये इसको देख रहा है, पक्षी हवा में है तो पक्षी को H1 तो H1 दिखाई देगा, लेकिन पक्षी को H2 दिखाई नहीं देगा, H2/μ दिखाई देगा। तो टोटल डिस्टेंस उसे दिखाई देगा H1 प्लस H2/μ। ये समीकरण नंबर 1 डाल दो। बच्चों ये समझ में आया नहीं आया जो मैंने लिखा अभी? कविंद्र बेटा √D1/D2 नहीं। हाँ अनुराग तुम्हारा, अरे वाह, रुको रुको रुको, आंसर तो सही आए हैं। प्रियंका सही है, और प्रांजल क्या है शायद, हाँ प्रियंका सोनी, अरे वाह, पल्लवी, भावेश, भावना, बेटा आंसर बहुत देर से देख नहीं है। राहुल वर्मा, ये सबका सही है आपका D2/D1। मैं और सॉल्व कर लेता हूं, है ना? हाँ वेरी गुड। तो बच्चों पक्षी को H1 दूरी H1 दिखाई देगी, लेकिन H2 दूरी H2/μ दिखाई देगी। टोटल दूरी हो जाएगी H1 प्लस H2/μ। वो मैंने क्वेश्चन में D1 दिया है। अब उल्टा करो बेटा, मछली पानी में है, पानी में है तो मछली को H2 तो H2 ही दिखेगा, लेकिन H1 जो दिखेगा वो μ इंटू H1 दिखेगा। और क्वेश्चन में मैंने इसको D2 दिया है। बेटा इन दोनों को सॉल्व करना है, इन दोनों को सॉल्व करना है। कैसे करोगे? इसको μ से मल्टीप्लाई कर दो, ये लो पूरे इक्वेशन को μ से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये आएगा μ H1 प्लस H2। और बोर्ड से देखो μ D1 D2 के बराबर आ गया, ये H2 प्लस μ H1 ये दोनों बराबर है, यानी कि ये D2 के बराबर आ गया। तो μ हो गया D2/D1। ये सॉल्यूशन है। तो बच्चों सबका सही है, आपका D2/D1 वालों का। वेरी गुड।
आई एम हैप्पी। आप लोग जब इस तरह से सही आंसर देते हैं तो आगे क्वेश्चन की राह और खुल जाती है, अच्छा लगता है, मजा आता है। जो अब कुछ और मतलब आगे बढ़ते हैं। ग्लास स्लैब लेते हैं, आप हेडिंग डाल लो ग्लास स्लैब, कांच की पट्टी, पट्टी का। ये मिटा रहा हूं बेटा। सर हाँ बोलो। सर अपन ऐसा नहीं कर सकते क्या कि जो पहले बट के रिस्पेक्ट में हम उसका म्यू निकाल के और उसके बाद फिर हम फीस के रिस्पेक्ट में उसका वो करके उसके बाद फिर उसको डिवाइड करेंगे तो वो करके क्या होता है, वो करके क्या होता है पूरा बोलना पड़ेगा ना। पहले तो म्यू कैसे निकालोगे, d1 d2 तो अपर एंड डेप्थ और हाइट है, और वो भी मिलाकर ये और ये मिलाकर है। मैंने यहाँ से ये नहीं बोला कि मछली जो है उसका डिस्टेंस सरफेस से दिया है, नहीं, मैंने सरफेस से नहीं दिया, पक्षी से मछली का टोटल डिस्टेंस दिया है। ओके सर। इसलिए अपर एंड डेप्थ का वो फार्मूला डायरेक्ट नहीं लगा सकते बेटा, आपको H2 और H1 अलग अलग नहीं पता, इसलिए इसी मेथड से करना पड़ेगा बेटा। ओके सर। ग्लास स्लैब, बच्चों जब भी किसी ग्लास स्लैब से कांच की पट्टी से लाइट गुजरती है, पूरी लाइट पास होती है, जैसे यहां से आई, पहले नॉर्मल से थोड़ा, नॉर्मल के थोड़ा पास आएगी क्योंकि एयर से जा रहा है, रेयर से डेंसर में जा रहा है, तो नॉर्मल के थोड़ा सा पास आएगी ऐसे। और बच्चों जब ये वापस हवा में जाएगी, तो आपको याद है थोड़ी देर पहले तो मैंने बताया था कि जब लाइट वापस बाहर निकलती है तो आपतित प्रकाश के समांतर होती है, निर्गत किरण आपतित किरण के समांतर होती है, इमर्जेंट लाइट इंसिडेंट लाइट के पैरेलल होगी, ठीक है। लेकिन बच्चों ये खिसक गई, तो ये जो दूरी होती है ना बेटा, इसको x लिख देता है, इसका एक फार्मूला होता है, अच्छा सा नहीं होता वो फार्मूला, और उस पर क्वेश्चंस ज्यादा आते भी नहीं है, लेकिन टॉपिक है तो पढ़ाना तो पड़ेगा। आप में से किसी को पता है x की वैल्यू? पैरेलल शिफ्टिंग बोलते हैं बेटा इसे। समांतर विस्थापन कितना हुआ लाइट का, लाइट अगर पट्टी नहीं होती, स्लैब नहीं होती तो लाइट सीधी जाती ना बेटा, अगर कांच की पट्टी नहीं होती तो लाइट सीधी जाती, लेकिन कांच की पट्टी की वजह से लाइट विस्थापित हो गई, डिस्प्लेस हो गई। पैरेलल डिस्प्लेसमेंट का फार्मूला किसी को आता है बेटा? ये T है, पट्टी की मोटाई। सर T sin I1 minus R1 upon cos R1। हाँ तुम्हें उसमें याद है T sin I माइनस R अपॉन cos R। R1 R2 की जगह हमने I और R लिया है, तो आपने सही बोला, बिल्कुल गलत नहीं है। तो अगर मान लो एंगल I और एंगल R बहुत छोटा हो ना, सुनना ढंग से सुनना बेटा, माइक ऑफ कर लो। एक स्पेशल केस बनाते हैं, अगर मान लो एंगल I और R बहुत छोटे हो, लिखे ना,
यदि I तथा R बहुत छोटे हों, if angle I and R are very small, बच्चों ये तो याद होगा ना, जब एंगल बहुत छोटा होता है तो साइन थीटा बराबर थीटा होता है, याद है या नहीं है? यस सर। जब बहुत छोटा एंगल होता है तो मैंने बताया पहले साइन थीटा को थीटा लिख सकते हैं, ठीक है? यस सर। और cos थीटा को 1 लिख सकते हैं। एंगल छोटा होता है तो cos थीटा 1 होता है और sin थीटा थीटा होता है। तो बच्चों ये दोनों वैल्यू अगर मैं यहां पुट कर दूं तो x आएगा t i माइनस r, अभी खत्म नहीं हुआ। ये भी हम जानते हैं sin i, स्नेल्स लॉ क्या होता है? स्नेल्स लॉ होता है sin i इज इक्वल टू म्यू sin r। यहां भी मैंने sin उड़ा दिया, sin i को i लिख दिया, sin r को r लिख दिया। तो बच्चों r की वैल्यू क्या आएगी? i बाई म्यू, ये वैल्यू यहां रख दो तो हमारा अल्टीमेट t आएगा 1 माइनस 1 बाई म्यू इंटू i। बच्चों ये तब काम में लेना है जब एंगल ऑफ इंसिडेंस बहुत छोटा हो, बहुत छोटा हो। यहां से r निकालकर, r क्या आएगा? i अपॉन म्यू यहां रख दिया बेटा, है ना, और i कॉमन ले लिया। बेटा है ना, आप पूरा, मेरी आदत है मैं पूरा एक्सप्लेन करता हूँ, समझाता हूँ, आप फार्मूला याद कर सकते हो, नो प्रॉब्लम, क्योंकि एग्जाम में डेरिवेशन ये स्टेप्स काम इतने नहीं आते, फार्मूला याद कर लो। लेकिन मुझे सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता, मैं सीधा रटाता तो मजा नहीं आता, इसलिए मैं पूरा करता हूँ। आगे चलो बेटा, आगे देखो अपरेंट शिफ्ट, आभासी विस्थापन, ये ज्यादा काम आता है बच्चों। इन पर न्यूमेरिकल्स नहीं बनते, इस पर न्यूमेरिकल नहीं बनते, अब जो पढ़ा रहा हूं उस पर बनते हैं। अपरेंट शिफ्ट ये भी ग्लास स्लैब का ही पार्ट है, ये भी कांच की पट्टी के अंदर वाला ही टॉपिक है बच्चों। अगर ये कोई ग्लास स्लैब है, कांच की पट्टी, और यहां पर कोई वस्तु है, ऑब्जेक्ट, और आप इसे यहां से देख रहे हो, तो आपको ये वस्तु यहां दिखाई देगी, इमेज पास दिखाई देगी। बच्चों अगर आप कांच की पट्टी के दूसरी साइड से देख रहे हो, अगर आप इस साइड से देख रहे हो तो आपको ऑब्जेक्ट थोड़ा पास नजर आता है, ये अपरेंट शिफ्ट कहलाता है बेटा। ये होता है t 1 माइनस 1 अपॉन म्यू, t इस कांच की पट्टी की मोटाई है। इससे मिलता जुलता फार्मूला ही है, इसमें आई नहीं आ रहा है ना। इस पर कैसे क्वेश्चन बनते हैं ये बताता हूं आपको, देखो। लेकिन मुझे एक और क्वेश्चन याद आया, पहले वो करते हैं। पहले आभासी गहराई वाला जो फार्मूला है ना बेटा, आभासी गहराई d बाई म्यू h बाई म्यू वाला, उस पर एक क्वेश्चन याद आ गया, पहले वो कर दो। बच्चों हमारे पास एक कांच की पट्टी है, ढंग से देखना, क्वेश्चन सुनना, लिखा नहीं रहा। ये कोई कांच की पट्टी है जिसमें है ना,
यहां पर कांच की पट्टी के अंदर कोई धूल का कण फंसा हुआ है, डस्ट पार्टिकल। कांच की पट्टी में कोई डस्ट पार्टिकल फंसा गया यहां पर। बच्चों जब मैं इस साइड से देखता हूं ना, तो ये डस्ट पार्टिकल मुझे सरफेस से 1 सेंटीमीटर दूर दिखाई देता है। कितना? 1 सेंटीमीटर ओरिजिनल नहीं है, मुझे दिखाई देता है। लेकिन जब मैं इस साइड से देखता हूं, इधर से देखता हूं, तो मुझे ये डस्ट पार्टिकल 2 सेंटीमीटर दूर दिखाई देता है। फिर से क्वेश्चन सुन लो। लेफ्ट साइड से देखने पर मुझे ये धूल का कण 1 सेंटीमीटर दूर दिखाई दिया सतह से, और राइट साइड से देखने पर मुझे ये डस्ट पार्टिकल 2 सेंटीमीटर सतह से दूर दिखाई दिया, सरफेस से। बच्चों कांच का म्यू आपको 3/2 लेना है और इसकी मोटाई बतानी है कितनी आएगी। निकालो आराम से। आपको बताना है ये डस्ट पार्टिकल की, नहीं डस्ट पार्टिकल नहीं, कांच की पट्टी की मोटाई कितनी है, ग्लास स्लैब की थिकनेस बतानी है कितनी है। लेफ्ट से देखने पर डस्ट पार्टिकल 1 सेंटीमीटर दूर दिखाई दिया सरफेस से, और राइट से देखने पर डस्ट पार्टिकल सरफेस से 2 सेंटीमीटर दूर दिखाई दिया। तो आपको बताना है टी कितना है। प्रियंका 3 सेंटीमीटर, पल्लवी 9 सेंटीमीटर। एक तो मात्रक नहीं लिखते, पर चलो कोई बात नहीं, यहां तो सेंटीमीटर ही आएगा। और बताओ। नाइन बता रहे हैं सब लोग, करीमा, भावना, प्रांजल सब 9 बता रहे हैं। उदय प्रकाश 6, कुलेश्वर 3, धर्मेंद्र 3.66। चलो मैं करता हूं बच्चों। मैं मान लेता हूं धूल का ये कण, डस्ट पार्टिकल जो है वो यहां से x दूरी पर है। तो अगर ये x होगा, पूरा t है, तो ये t माइनस x होगा ना। बच्चों ये ओरिजिनल डिस्टेंस दिए हुए हैं दोनों, x और t माइनस x। क्वेश्चन के मुताबिक जो x दूरी है वो मुझे x थोड़ी ना दिखेगी ना, मुझे x कितना दिखाई देगा, x बाई म्यू। म्यू से डिवाइड करते हैं ना, आभासी गहराई x बाई म्यू होगा। क्वेश्चन में ये 1 दिया है, और इधर से देखूंगा तो t माइनस एक्स बाई म्यू दिखाई देगा, t माइनस एक्स बाई म्यू। क्वेश्चन में ये 2 दिया है। बच्चों ये इक्वेशन 1 और ये इक्वेशन 2 है, दोनों को जोड़ दो, ये आएगा x बाई म्यू प्लस t माइनस एक्स बाई म्यू 1 प्लस 2 3। बेटा x बाई म्यू कट जाएगा, माइनस है ना ये, तो t बाई म्यू बचेगा 3, तो t आएगा 3 म्यू, यानी कि 4.5 सेंटीमीटर। किसी भी बच्चे का सही नहीं है। क्या हुआ बच्चा, पूरी क्लास का गलत? मेरा आया था, बोला नहीं। आकाश बोल दिया कर भाई।
अब तुम लोगों से उम्मीदें और बढ़ गई। बच्चों इसके बाद हम लोग आगे डिस्कस करेंगे पूर्ण आंतरिक परावर्तन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ठीक है, तो आज की क्लास यहीं पर। अब आप लोग ऑप्टिक्स में जुट जाओ। पुराना सिलेबस जो हो गया वो ठीक है, मैकेनिक्स का रिवीजन मैं आपको टेस्ट के थ्रू कराता रहूंगा धीरे धीरे, लेकिन अब आप ऑप्टिक्स का काम करना शुरू करो। चलो बच्चों, सर थोड़ा साइड। हाँ बेटा ये लिख लो एक बार, फिर क्लास बंद करते हैं। थैंक यू सर। थैंक यू सर। Thank you, sir. Thank you, sir. Okay, sir. Thank you. हाँ बच्चों, आज केमिस्ट्री नहीं है, ध्यान रखिएगा। बच्चों लिख लिया तुमने? Yes, sir. Thank you, sir. Baba, sir. थैंक यू सर। गुड नाइट सर। थैंक यू सर।